सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि 1932 से पाकिस्तान में काम कर रही है और EFU पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने 1994 में यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराया, जो कि ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, शदीद बीमारी, तालीम की प्लानिंग और पेंशन प्लान्स पर मबनी है। बिल्कुल, बड़ी अहम चीज़ है समझना। रिस्क को आपने समझना है कि आपकी ज़िंदगियों के साथ क्या जुड़े हैं, और फिर उस रिस्क की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी सबको पता है कि किसी को नहीं पता कि कितनी है, कब तक है, कैसी है, और फिर जब इंसान कुछ कमाई की तरफ आ जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाता है, तो अपने बारे में कम सोच रहा होता है, और जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। लेकिन हम कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इस बात को साइड पर करते जाते हैं कि उनके लिए किस तरह से कोई कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता, उनकी ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता, और जो डिपेंडेंट्स हैं प्लानिंग नहीं कर रहे होते ना, बिल्कुल बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई आपके साथ मतलब कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप कोई हादसा पेश आ जाता है, एक्सीडेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। इंसान को तो बिल्कुल नहीं पता था कि उसका अगला सेकंड भी उसका है या नहीं है, तो फिर इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेड सी हमारी लाइफ होती है। तो फिर रिस्क मैनेजमेंट तो कर लेनी चाहिए। और EFU लाइफ का जो नज़रिया है वो महज मुनाफा नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें, उनका मकसद है कि खिदमत की जाए लोगों को समझाया जाए। EFU पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जिसको मतलब 9001 2015 जो सर्टिफिकेशन है वो भी हासिल, और निजी शोबे में EFU की माली बुनियादें सबसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, EFU जो है वो विंडो तकाफुल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी है, और EFU 40 लाख से ज़्यादा अफराद को सर्विस भी फराहम कर चुकी है। अब हमने ये समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है आम आदमी को, और किस तरह से इसका फ़ायदा होगा क्या। भाई इसका कोई फ़ायदा, सारी उम्र आप हमसे पैसे लेते रहे और हमें क्या मिलेगा इसके ऊपर, और क्या एक बंदा क्यों इन्वेस्ट करे उस चीज़ के अंदर के जो उसको ज़िंदगी में मिलना ही नहीं। ये आम सवाल हैं जो आप लोगों के हैं, जो हम लोगों के हैं, यही हमने पूछना है। हमारे साथ इस वक्त EFU के सीनियर सेल्स हेड फयाज ताहिर साहब मौजूद हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने वालों की जो शरह है वो 1% से भी कम है, लेकिन अगर हम उन लोगों की बात कर लें कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, जो परेशान है हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं, वो 60% से भी ज़्यादा है। सही। तो ये वजह क्या है, इतनी कम शरह क्यों है, लोग क्यों नहीं हैं इंटरेस्टेड लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, फ़ायदा क्या है इसका? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि EFU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। और अगर मैं बात करूँ अपने फाउंडिंग चेयरमैन लेट रोशन अली भीम जी साहब की, तो उन्होंने हमें जब EFU बनाई तो उन्होंने हमें एक विज़न, एक आइडियालॉजी दी, और वह आइडियालॉजी ये थी कि वी आर नॉट अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर अबाउट सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। ओके। और अगर इसी फ़िलॉसफी को देखें, जैसे अभी आपने कहा कि हमने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस दी हुई है, वो हमारे सेफ्टी नेट में मौजूद हैं, तो बात ये है कि वो क्यों आए, उनकी रीज़न क्या थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको एक ऐसा रास्ता दिखा रहे होते हैं, एक ऐसी प्लानिंग बता रहे होते हैं, एक ऐसी चीज़ बता रहे होते हैं जिसमें उनको ये आइडिया हो रहा होता है कि ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम अपने माइक्रो और नैनो प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो नैनो प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ऐसे कस्टमर हैं जिनको हम ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। राइट। 30 बैंक से ज़्यादा हमारी पार्टनरशिप है। ठीक है। और उन 30 बैंक के साथ हम बैंक इंश्योरेंस और अपने मास मार्केटिंग चैनल के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस और तकाफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टेलकोज है, जिसमें ब्रांचलेस बैंकिंग है, जिसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, और 20 से ज़्यादा बैंक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। मैं आई एम वन एक्चुअली हु इज़ वर्किंग एंड हु इज़ फीडिंग द फैमिली। ठीक है। मेरी लाइफ के साथ मेरी फैमिली की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। मेरी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो इमीडिएट हैं मेरी फैमिली की, वो ये है कि मुझे हर महीने अपनी फैमिली को उनको फूड देना है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी क्लोथिंग, उनकी मेडिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ मुझे उनके लिए ये पूरा करना ही करना है। बाय ऑल मीन्स कुछ हो जाए ये एक्सपेंस मुझे देने ही देने।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है मेरे बच्चों के बारे में। हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं सोचेगा जो ये ना सोचे कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना दिलवाएं। सही। और अब ऑब्वियसली अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एजुकेशन महंगी है। फिर हम रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। आज से 10 साल पहले का अगर मैं कॉन्सेप्ट लूँ तो लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, लेकिन आज लोग अपने बारे में सोचते हैं। उसकी रीज़न मीडिया है, बिकॉज मीडिया ने ये अवेयरनेस क्रिएट की है कि पाकिस्तान में भी ओल्ड एज होम्स बन गए हैं भाई। हाँ जी। तो लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये वो ज़रूरतें हैं जो मेरी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। अब अगर मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि मैं ये सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगा और ये, तो मुझे किसी चीज़ की, किसी प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम द वन एक्चुअली हुज डूइंग एवरीथिंग। लेकिन अगर मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी अनसीन सिचुएशन आ सकती है कि मैं इस पिक्चर में नहीं रहता हूँ, तो व्हाट वुड हैपन विद माय फैमिली। तो ये वो टाइम है जब हम इन दोनों चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। हम आपकी इनकम को भी सिक्योर कर रहे होते हैं और आपके फ्यूचर गोल्स को भी सिक्योर कर रहे होते हैं। द ओनली पॉइंट इज़ द रिस्क, जिसको हम कवर करना चाह रहे होते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द आइडिया, और इसी को चाह रहे होते हैं कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और हमारी कोशिश है एज अ कंपनी कि हम इस मैसेज को पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचाएं, ताकि जो हर घर है वो इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड हो, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर मौजूद हो। और इसके लिए एक तो हमारे पास अपनी सेल्स फोर्स है जो इसको कर रही होती है, बट उसका एट द सेम टाइम हमारी जो डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स होती हैं वो हम लॉन्च कर रहे होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव प्योरली यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ठीक है। और ये कैंपेन्स जो होती हैं ये मल्टीपल एवेन्यूज़ को कवर कर रही होती हैं। उसमें मैस ऑडियंस के साथ साथ हम रूरल एरियाज़ को भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कर रहे होते हैं। आप इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ये जो कैंपेन्स चलती हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बड़े आराम से। बट जो रूरल एरियाज में बंदा बैठा हुआ शायद उसके लिए इनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम रूरल थिएटर के नाम से कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। वो उनकी ज़िंदगियों से ही रिलेट कर रही होती हैं। वो उन्हीं से ही हम चीज़ें पकड़ते हैं, फिर उनको स्किट्स की सूरत में उनको पेश करते हैं। स्ट्रीट थिएटर टाइप होता है। या फिर उनको हम वो बता रहे होते हैं ताकि उनको ये आइडिया हो सके कि इंश्योरेंस एक्चुअल उनको कैसे फ़ायदा दे सकती है। और हाल ही में हमने अपनी मैस कैंपेन लॉन्च की है 360 पे, जिसका नाम है लाइफ का असली बैकअप। अच्छा। या तो वो बैकअप प्लान किस तरह से दे रहे हैं? वो बैकअप प्लान मैं आपको बताता हूँ। वो कैंपेन इस वक्त टीवी, डिजिटल, OH के ऊपर, रेडियो के ऊपर लाइव है। अच्छा। और उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें हमने बात की है वो अफोर्डेबिलिटी की है। ठीक है। कि 100 रुपये रोजाना में 50 लाख तक का लाइफ कवर। ओके। या अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से जैसे हम पहले भी मैं बात कर रहा था आपसे कि ये लोग समझते हैं कि यार हमारी तो ज़िंदगी के बाद ही मिलेगा, तो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या इन्वेस्ट करें। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि ये तो भाई खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा तो उसके बाद ही मिलेगी, लोगों के ज़हन में ये बात आती है। अच्छा सर, बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे मरने के बाद मिलेगा, बट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर वो ज़िंदा रहेगा तो हम लोग ठीक रहेंगे। हमें तो एक आदमी है वो अगर हमसे 100 मिलियन का एक क्लेम लेता है तो पहले साल के बाद खुदा ना खास्ता उसको हो जाता है तो हमें 100 मिलियन का क्लेम पे करना पड़ेगा, 10 मिलियन का क्लेम पे करना पड़ेगा। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप मरेंगे तो आपको अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ये आपका पैसा है जो आप बढ़ा रहे हैं इसको, और अल्टीमेटली ये आपके ही काम आना है, आपकी फैमिली के काम आना है। मैच्योरिटी डेट होगी उसकी। ऑब्वियसली ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ये मीडियम से लॉन्ग टर्म की होती हैं, 10 साल 15 साल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। वो जितने साल के लिए उसको करना चाह रहा होता है हम उस हिसाब से उसको टेलर करके देते हैं, बिकॉज हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रेडीमेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर हम उसको डिज़ाइन करके उसको दे रहे हैं। थोड़ा सरमाया तो आप थोड़े सरमाए से जितना आप इंश्योरेंस के लिए पैसे दे सकते हैं वो कर लें, ज़्यादा सरमाया तो ज़्यादा पैसे से आप दे सकते हैं कि ये बिल्कुल एक इंसान की अपनी मर्जी है और आप उसके मुताबिक उसको प्लान बना लेंगे। कोरोना में बड़ी मुश्किलात थी, क्या आप लोगों की कंपनी को भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्लेम्स भी आए होंगे। सर्वाइवल की बात हो तो उन दिनों में सर्वाइवल किस तरह से था? पेंडेमिक में जी एक इंटरेस्टिंग बात मैं ज़रा बोल दूँ, जो मैंने भी आपसे बात की थी कि हम लोग ये फील ही नहीं करते कि कोई मुश्किल हम के ऊपर आएगी, लेकिन जब पेंडेमिक आया तो लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, बैकअप बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली लोग सेविंग पे इतना बिलीव नहीं करते थे कि यार कर लेंगे, हो जाएगी, लेकिन पेंडेमिक के बाद लोगों ने इस बात पे बहुत यकीन करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें सेविंग करनी चाहिए। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि कोई नहीं जानता था कि ये टाइम
कितने देर प्रोलॉन्ग करेगा। पेंडेमिक आ तो गया, लेकिन ये कितने अरसे तक लॉकडाउन चलते रहे, तो जिसके पास सेविंग नहीं थी उसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुई। तो लोगों ने अब ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि नहीं, हमें सेविंग करनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन, आपको महंगाई का आइडिया है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है और लोग उसके लिए अपनी पॉकेट साइज़ के हिसाब से वो ये चाह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी सेविंग ऑप्शन हमारे पास हो। फिर हमने एक और अपने कस्टमर्स के लिए काम किया कि नॉर्मली मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल जितना भी टाइम होता है, तो कस्टमर फिर हमें हर साल प्रीमियम पे कर रहा होता है। ठीक है। अब जिस वक्त उसका प्रीमियम आता है उसमें हम फिर कस्टमर को एक फैसिलिटी देते हैं जिसको हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। वो नॉर्मली 30 दिन का होता है। अच्छा। ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप इस 30 दिन में जमा करवा देंगे तो आपकी पॉलिसी एक्टिव इन फोर्स हो जाएगी। लेकिन पेंडेमिक की वजह से हमने अपने कस्टमर को उस फाइनेंशियल बर्डन से, उस फाइनेंशियल क्रंच से बचाने के लिए इस पीरियड को 30 डेज से 75 डेज का कर दिया, ताकि उसके ऊपर वो बर्डन ना आए, वो इजीली अपना जो है बहुत प्रेशर है तो वो उस प्रेशर से हमें ईज आउट किया जाए। एंड देन उसके बाद हमने एक और काम किया कि हमने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज उसको बढ़ाया, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। उसके साथ साथ हमने अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए ऑटोमेटेड बैक एंड सर्विसेज स्टार्ट कर दी। अच्छा। ताकि वो बाहर ना निकले और वो वहीं पे बैठे बैठे अपनी सर्विसेज ले रहा हो। फिर हमने एक और काम किया कि हमने अपनी एक नई आईटी एप्लीकेशन लॉन्च की जो EFU प्लान IT के नाम से थी, जिसका पर्पज़ ये था कि कस्टमर घर में बैठ के अपनी पॉलिसी को मॉनिटर कर सकता है और घर से बैठ के ही वो अपनी प्रीमियम्स पे कर सकता है। उसके साथ साथ हमने लो टिकट साइज प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो हमने अपने ऑनलाइन चैनल के थ्रू सेल आउट की। फिर हमने अपने जितने भी कस्टमर्स थे जो हमारे पास इस वक्त एक्टिव कस्टमर्स हैं, हमने उनको कॉम्प्लीमेंट्री कवर दिया कोविड के अगेंस्ट। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको ये कवर मिलेगा। और इस वक्त तक हम तकरीबन 1 बिलियन की अमाउंट के क्लेम्स पे कर चुके हैं। ठीक है। फैयाज साहब, ये बता दीजिएगा कि मुस्तकबिल में आप ग्रोथ क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस की, और EFU से अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो वो कैसे रब्ता कर सकता है? जी, EFU मैं इंडस्ट्री की तो खैर बात, ऑब्वियसली इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर EFU की बात करूं तो अगले 5 साल में मैं समझता हूं कि हम अपनी जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है उसको मेंटेन करके चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो हमारी कैंपेन्स आती हैं, जो हमारा मैसेज है, वो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा लोग हमारे उस सेफ्टी नेट में आ रहे होंगे और आगे चल रहे होंगे हमारे साथ। तीसरी बात ये है कि जैसे मैंने भी आपसे बात की कि रिटायरमेंट में लोगों को आज से 10 साल पहले शायद प्रॉब्लम नहीं था, अब उनको शायद रिटायरमेंट में सोचते हैं उसके बारे में। तो जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती हैं वैसे वैसे हम नई प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और आई पर्सनली फील कि जी जो ग्रोथ है इस्लामिक की, तकाफुल की, वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है अगले 5 सालों में। अच्छा, तकाफुल के हवाले से हमें थोड़ा सा वैसे गाइड कर दीजिएगा। ये इस्लामिक प्रोडक्ट है जी, जो शरिया कंप्लाइंट होती है। इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो शरिया कंप्लाइंट होती हैं। ठीक है। और नॉर्मली जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कि इसमें किसी इन्वेस्टमेंट जो कन्वेंशनल हमारी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस्लामिक चाहिए, तो उनके ये इस्लामिक नज़रियाती इख्तिलाफ है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सही है। तो बाकी आप हमसे रब्ता करना चाहें तो आप हमें लाइफ लिख के 9898 के ऊपर SMS कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर हमें अपने बात भेज सकते हैं। उसके अलावा adviseme.efuli.com के ऊपर भी आप अपनी क्वेरी को लेके आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगी वाले से कुछ बेहतर फैसले करने की भी हमें ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पहले तो रिस्क समझने की ज़रूरत है कि रिस्क जो है हमारे सरों पे मंडरा रहा है। हाँ, हम लोग रिस्क ले नहीं रहे होते, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि हमें लेना पड़ना है। और क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक की सूरत हाल थी, कुछ किसी को लाइफ की नहीं पता था, वैसे भी नहीं पता था, लेकिन पैंडेमिक में तो बिल्कुल ही नहीं पता था। तो इन चीज़ों के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आप प्लानिंग कीजिए जिस तरह से वो फरमा रहे थे फ़याज़ साहब के जी, कि आपके मुताबिक ही प्लान बनाया जा सकता है। मत सोचे इतना ज़्यादा कैसे हम कर सकेंगे, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक आप प्लान बनवा सकते हैं। हम आगे चलते हैं जी, क्रिकेट की बात करते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट तो हमने जीत लिया। अब कौमी स्क्वाड जो है चिटागोंग में मौजूद है, डेरे जमाए बैठा है। ट्रेनिंग सेशंस जो हैं उसमें भी इन एक्शन खिलाड़ी हमें नज़र आएंगे और कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
PSL की ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को लाहौर में करवाने का फैसला किया अच्छा, है। इफ्तिताई मैच के हवाले से बात हो रही है कि 25 और 26 जनवरी की तारीख जो है ना वो ज़ेर गौर है। T20 रैंकिंग सामने आई है और हमने देखा है कि बाबर आजम के कुछ रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं, लेकिन हैं पहले नंबर पर ही हैं, पोजीशन पहली है और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा फिर से तरक्की हुई है। बात करेंगे हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो वो बता दीजिएगा कि पाकिस्तान कितनी बेहतर टीम है बांग्लादेश से, पिचेस कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 मिलती जुलती होंगी या कुछ मुख्तलिफ होंगी? देखिए, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर सब देखने वालों को। पाकिस्तान बेहतर नहीं, बहुत बेहतर टीम है बांग्लादेश से, और पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली T20 मैचेस में उससे बहुत बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए थी। विकेट्स जैसे भी हों, ठीक है, उन्होंने अपने जो उनको सूट करता था या उनके ख्याल में जिससे वो फतह हासिल करते थे कर सकते थे, वैसी पिचेस उन्होंने बनाई, लेकिन पाकिस्तान को उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलना चाहिए थी, क्योंकि दोनों टीमों का बहुत वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। अगर आप बॉलिंग बैटिंग खेल के किसी भी शोबे में देखें तो बहुत फ़र्क मौजूद है। बहरहाल वो हम पीछे गुजर गए हैं, अब आगे टेस्ट मैच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आप T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में अच्छे नहीं हैं तो टेस्ट क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट तो आपकी सलाहियतों का असल इम्तहान है, और अगर आप 20 ओवर्स में 120 रन बनाते हैं या 20 ओवर्स की विकेट में मैच में आप ऐसी पिचेस बनाते हैं जिसमें आप सिर्फ हर हाल में जीतना चाहते हैं, आप हार का खौफ इस हद तक आपके आसाब पर सवार है, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छा खेल नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में किसी भी जगह पर, और बिलखुसूस अपने मुल्क में भी, और बिलखुसूस इस हालात में अपनी कामयाबी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल करना। हालात उनके न सिर्फ क्रिकेट के बुरे हैं बल्कि इसके अलावा उनके क्रिकेट बोर्ड और दीगर मामला भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से फहीम वाला मामला पेश आया, बिल्कुल, और उसके बाद आप देखिए शकीबुल हसन भी नहीं है, महमूदुल्लाह को आप देख लें, तो हालात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बांग्लादेश के लिए, और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बिल्कुल परेशान सूरत हाल भी होगी। लेकिन इमरान, अगर हम बात करें टेस्ट मैच में विकेट्स की, अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते थे कि हमने T20 में जैसे विकेट्स को देखे, लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो इसमें विकेट्स जो हैं वो ज़्यादा स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार होंगे या फिर फास्ट बॉलर्स के लिए? देखिए, जो बांग्लादेश है वो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा हकीकी तौर पर तेज़ गेंदबाज तो मौजूद नहीं है जो 150, 145 और 55 के दरमियान में बॉलिंग करते हों और टेस्ट मैच में लंबे स्पेल करने की सलाहियत रखते हों, तो वो उनका लामहला वही होगा कि जो स्पिनर्स हैं या जो पार्ट टाइमर्स हैं उनके जरिए काम चलाया जाए। तो पिचेस तो आप ऐसी तवक्को करें जो T20 में बनी थी, हो सकता है थोड़ी इससे बेहतर हो, क्योंकि 5 दिन खेल होना है, 5 दिन प्ले होना है, तो थोड़ा सा उसमें उसकी बेहतरी हो सकती है, लेकिन जो सपोर्ट कर रही होंगी वो स्पिनर्स के ही लिए ज़्यादा होंगी। और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स आप देखेंगे अच्छे खासे, पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज के लिए स्पिनर्स लेके गया, और बाबर आजम अभी से कुछ देर के बाद मीडिया से बातचीत भी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक अपनी जो कल की चीज़ें उनको वाजे भी कर देंगे। तो ये सबसे जो ज़्यादा अच्छा इमरान, ये भी जानना चाहिए यासिर शाह क्यों नहीं है? हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, यासिर शाह के कुछ सितारे गर्दिश में हैं, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, या वैसे वाकई अनफिट हो जाते हैं, वो वाकई को मसाइल पैदा हो जाते हैं? देखिए, इंजरीज हैं उनको, अभी उनका कोई अंगूठे का मसला था, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया था इसी हवाले से, और गुज़िश्ता कुछ अरसे से उन्हें कुछ इंजरीज के इश्यूज हैं और उससे वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। लंबी क्रिकेट उन्होंने मुसलसल खेली और उस दौरान बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां भी हासिल की, 200 जो उन्होंने हासिल की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दिनों जो आपने कहा कि सितारे गर्दिश में कुछ ना कुछ तो गर्दिश में जरूर है कि जो वो चोटें उनको लगती हैं उससे निजात नहीं हासिल कर पा रहे हैं, या जो उनके साथ बातचीत कोई अंदरूनी चोटें तो नहीं है ना इमरान? जानना आपसे ये जा रहे हैं, कोई अंदरूनी चोटें तो नहीं? नहीं, उनको ऐसी चोट इस वक्त ऐसी चोट लगी है जो नजर आ रही है, और वो चेक कराने के लिए जाती है। चले इमरान, वो तो ठीक हो गया, लेकिन यासिर शाह की अगर बात हो रही है, यासिर शाह के हमें मुतबादिल कौन सा प्लेयर नजर आ रहा है जो कि हम पाकिस्तानी टीम में शामिल कर सकते हैं स्पिनर में? देखिए, जाहिद महमूद को उन्होंने किया तो है राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से टीम में शामिल, लेकिन अब वो यासिर का मुतबादल होते हैं या नहीं होते हैं। यासिर ने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जब तक कोई खिलाड़ी सिर्फ 1 या 2 जगहों पर खेलकर पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेले, चेक ना हो जाए मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर, उस वक्त तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जाहिद महमूद को एक मुतबादल लेग स्पिनर के तौर पर साथ लेकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो उनके ऊपर एतमाद है वो उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। मुश्किल होती है राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग, और ये कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर ये
क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी और ये सारे फैसला साज हैं, अगर ये थोड़ी सी तवज्जो ना उस्मान कादिर के ऊपर उनको रेड बॉल क्रिकेट लेके आए तो उनमें वो जो एक राइट आर्म लेग स्पिनर होता है ना, जिसमें आपको सारी चीजें नजर आती हैं, जिसमें जज्बा, बॉलिंग, दिलचस्पी जो आप खींचते हैं आपकी तरफ, वो उसमें मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे खिलाड़ी एक एक करके वो जो सुर्ख गेंद है, लाल गेंद है, उसको छोड़ते जा रहे हैं, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा इमरान, ये भी बता दीजिएगा, बाबर आजम की अगर बात कर लीजिए, हम सारों को पसंद है, हम लोगों ने मतलब कि उनको वाकई किंग बाबर कहना शुरू भी कर दिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखें हम मवाजना नहीं कर सकते हैं बड़े खिलाड़ियों के साथ उनके स्टैट्स का। बाबर आजम को कितना परफॉर्म करना होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अगर हम ओडीआई या T20 की बात करें, हम किसी के साथ भी कंपैरिजन करें तो हम बाबर को अब आगे रख रहे होते हैं। देखें तो एक दो चीज़ें, एक ये कि अभी बाबर की उतनी टेस्ट क्रिकेट है नहीं जितनी विराट कोहली ने, केन विलियमसन ने जो रूट में खेली है, ये एक बात की है। दूसरी बात यह है कि बाबर अभी उसमें उस तरफ जा रहे हैं, वो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वनडे भी उतनी ज़्यादा नहीं खेलते, इसलिए उनको वनडे और T20 में तो रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो इमार्ज हुए हैं ना, जैसे बेहतरी आ रही है उनकी दीगर फॉर्मेट्स में, तो टेस्ट क्रिकेट में उनको अगर साल में 10 टेस्ट मैचेस खेलें तो लामाला यकीनन इंशाल्लाह अगर वो 10 मैचेस उनको मिलते हैं साल में, तो वो आपको उनकी परफॉर्मेंसेस वहाँ भी नजर आएंगी जहाँ पर उनको रेट करना शुरू कर दें कि लोग बड़े प्लेयर्स के साथ। लेकिन जो माजी करीब में उन्होंने टेस्ट मैचेस जहाँ जहाँ खेले हैं, एक न्यूजीलैंड को निकालकर जहाँ पर वो नहीं खेल पाए हैं, वहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब जब वो यहाँ पर बांग्लादेश में खेल रहे होंगे तो उनके लिए ज़्यादा वो के T20 सीरीज यहाँ पर उनकी अच्छी नहीं गुजरी है, लेकिन जो मवाजने की बात है, जब उतनी टेस्ट क्रिकेट या उतने नंबर ऑफ मैचेस वो खेल जाएंगे ना, तो फिर यकीनी तौर पर कुछ ज्यादा बेहतर कहने की बिल्कुल ठीक है, फिर ज्यादा बेहतर मवाजना किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छी सीरीज खेलेगा, बाबर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे